Hello and welcome. Very good afternoon to all of you. So we are going to move on. So you can see this is the question on acceleration due to gravity. Okay, let me give you a brief theory about this topic. Okay, so basically acceleration due to gravity is actually gravitational field. And how do we define G? We define G as force per unit mass. And if you consider Newton's universal law of gravitation, the force of gravity is given by Gm m by r square, right? And so if it is acceleration due to gravity on Earth, we can easily write the acceleration due to gravity is Gm by Gme by Re square. Okay, this is the gravitational acceleration on the surface of the Earth. अब देखिए, एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फंक्शनल डिपेंडेंस। ये क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ओके, कभी कभी हमें डेंसिटी के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो हम मास कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ अर्थ एम ई इज रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब, right? Suppose rho e is the density. Now, if you plug in there, you can have G as 4/3 pi G ME, and ME we will write as rho into V, right? So rho E RE. So you can see the gravitational acceleration is proportional to density of the planet and the radius. Otherwise, gravitational acceleration is proportional to mass of the planet by the radius of the planet square. Okay, so these are functional relation. Now, a lot of times they ask gravitational acceleration above the surface of Earth or at a depth, है ना? तो ये एक functional dependence और होती है, depth and the height dependence, depth and h। देखिए, सबसे पहले हाइट के लिए बहुत क्विकली देखते हैं हम। ये हमारा आर ई है, ये हमारी एम ई है। अगर हम किसी एच हाइट पे होते हैं, राइट, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मॉडिफाई हो जाता है, जी एम ई आर ई प्लस एच स्क्वायर इंटू एम। नाउ यूजिंग द फर्स्ट डेफिनेशन divided by m, this will be our g. Now this is g dash we write, क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे नहीं है, सरफेस पे हमारा g ये होता है। Now g dash will be this. So here also we divide with mass and we can write gme. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें आर ई स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें ये एक्सप्रेशन आ जाए। फिर हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस आर ई बाय 1 प्लस एच बाय आर ई। वन अपॉन, अब देखिए ये अभी तक अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एक्चुअल है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर
H is much much smaller than RE, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, G डैश को लिख सकते हैं G, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे, इंटू 1 + H/RE टू द पावर -2। जब हमारा H/RE बहुत कम होता है तो हम इसको केवल उसी कंडीशन में ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन है, या बचपन में हम, है ना, 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे, तो 1 + R⁴ को 1 + NR कर देते थे। इफ R is much much lesser than 1, इज दिस थिंग क्लियर? ये आपको क्लियर है? क्विक क्विक Yes, sir, क्विक। clear. वंडरफुल। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। ओके। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि, है ना, अगर हम H डेप्थ बिलो चले गए, ये हमारा RE है और ये हमारा स्मॉल r हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा था हाइट के लिए, H for height H. Now I'm going to do for depth H. Okay. For depth H, अब देखिए हम इसे कई तरह से सोच सकते हैं। आप लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो केवल इनर चार्ज की वजह से होती है। इसी तरह से ग्रेविटेशन में भी गॉस लॉ होता है। उसके अनुसार अगर हम किसी H डेप्थ पे जाएं, तो हमारा जो ये न्यूटन्स लॉ का F है, इसमें G मास ऑफ अर्थ की जगह हमें रिड्यूस्ड मास लेना पड़ेगा। मैं इसको लिखूंगा MR, रिड्यूस्ड मास। क्यों? क्योंकि हम H डेप्थ पे हैं, तो ये रेडियस वाला, ये जो अंदर जो मास है, केवल यही काउंट करेगा, आउटर मास की वजह से फील्ड नहीं होगी। तो GM रिड्यूस्ड मास टाइम्स द मास ऑफ द बॉडी बाय R², ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी, डिवाइडेड बाय द मास, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी। ये हमारा G डैश हो जाएगा डेप्थ पे। अब ये क्या आएगी वैल्यू? G इंटू रिड्यूस्ड मास बाय R²। राइट। अब देखिए, अर्थ को हम एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की अगर बॉडी मान लें तो क्या होगा? देखिए, हमारा जो ME मास था वो किसकी वजह से था? रो डेंसिटी 4/3 πr E³ पे था। अब जो ये रिड्यूस्ड मास MR है, ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ टाइम्स 4/3 πr³ की वजह से होगा, जो भी मास ये स्मॉल रेडियस में है। राइट। स्मॉल रेडियस हमारा क्या है? R इज इक्वल टू RE माइनस H। आर यू ऑल क्लियर? आपको ये क्लियर है? अब हम ये Yes, sir. मास के ये रेशियो ले लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इनका आउटकम क्या आएगा? हमको इनका आउटकम देगा कि जो रिड्यूस्ड मास है MR, वो क्या हो जाएगा? ME टाइम्स R³ डिवाइडेड बाय RE³। तो देखिए यहां पे अगर हम लिख देंगे G ME R³ डिवाइडेड बाय RE³, इसको हम लिख सकते हैं G डैश एट द डेप्थ क्या होगा? GME। हम RE
स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन बेहद जरूरी है। यहाँ पे क्या बचेगा, आर बाय बिग आर ई। राइट, ये सबको क्लियर है? क्विक क्विक। अब ये हो यस सर। जाएगा जी, और इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेते हैं सरफेस पे। ओके, वेरी वेल, राइट जी। और आर को हम यहां से ये यूज कर लेते हैं, आर ई माइनस एच बाय आर ई। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा जी 1 - h/r ई। अब आप देखिएगा ये डेप्थ पे दिस इज एक्यूरेट, at depth this is accurate। सॉरी अबाउट दैट। सो है ना, अब देखिए हमें अगर ये सारी चीजें पता चल गई, आप क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज ऑल द थ्योरी दैट यू नीड टू नो अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें किसी का डाउट, किसी का क्वेश्चन? एनीबडी हैज अ डाउट और क्वेश्चन? क्विक क्विक क्विक। ये सबको क्लियर है ना? ओपन योर माइक, से इट लाउड। यस सर, क्लियर है। ओके, तो प्लीज इंटरेक्ट करें। और कौन कौन से लोग हैं? मानसी, सचिन, यस ये सर, सबको क्लियर। क्लियर है? यस यस सर। यस देखिए सर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इतना थ्योरी सबसे मिनिमलिस्टिक रिक्वायर्ड है। ओके, और इसी पे सवाल आएंगे, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। आप देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर हम आर का प्लॉट करें, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। आप यहाँ पे देखे होंगे ये लीनियर रिलेशन है डेप्थ में। ये वैल्यू हमारी जी, या इसको जी नॉट लिख सकते हैं, है ना। ये जी नॉट, इधर भी जी नॉट, जी नॉट। जी नॉट क्या है? सरफेस पे वैल्यू है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी मॉडल में रेडियस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है। इसके बाद ये हाइपरबोलिक डिके है। हाइपरबोलिक डिके है क्योंकि देखिए ये है ना, हाइपरबोला है। ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो ये इस तरह से ग्राफ आना चाहिए। और जब हम ये लेते हैं, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन होता है। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन कहाँ होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बहुत पास हम अगर स्लोप बनाएंगे, इतने रीजन में ये अप्रोक्सीमेशन है। ओके, थोड़े से रीजन में, इतने रीजन में ये 1 - 2h/r यूज कर सकते हैं। मींस नियर अर्थ। आप है ना एटमॉस्फेयर के अंदर है तो ठीक है, लेकिन आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जाएंगे तो आपको ये फॉर्म यूज करना होगा। ओके, ये क्लियर है? तो ये हाइट में ये याद रहना चाहिए, ये एक्यूरेट है, ये अप्रोक्सीमेट है ना। अब अप्रोक्सीमेशन h मच लेस देन आर पे काम करता है। ये सबको क्लियर है?
Shall we move forward? Quick. एक बार हाँ ना जल्दी से जवाब दें. Yes, sir. गाजिया, मोहम्मद, Yes, sir. अरीस. ओके, वेरी वेल. देखिए आप लोग कुछ कुछ बात करते रहे, मुझे अच्छा लगता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू बी बिजी विथ क्लियरिंग द बोर्ड, है ना. और आप लोगों को ये सवाल क्लियरली विजिबल हो जाएगा. प्लीज बी पेशेंट विथ मी. तो अपनी अपनी कॉपी में करना शुरू करें ये सवाल. आपको अगर ये क्लास में नोट्स बनाने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सो वेरी वेल. द क्वेश्चन रीड्स, the density of the newly discovered planet is twice that of Earth. So rho planet is equal to twice rho e. The acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that at the surface of Earth. तो देखिए, gravitational acceleration of the planet is equal to g naught जो अर्थ पे है. If the radius of Earth is rho is r, the radius of the planet will be. तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए हम फिर से लिखते हैं, g का फॉर्मूला, g था gm बाय r स्क्वायर फॉर अ जनरल केस. अगर हम m की वैल्यू डाल दें in terms of density, so 4/3 g pi rho by r square into r cube. राइट, हम लिख सकते हैं मास इज rho times the volume of the planet. Density of the planet, volume of the planet. राइट, सो हमें एक जनरल डिपेंडेंस क्या आ जाती है? G इज, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4g pi by 3 rho into r. तो देखिए फंक्शनली g क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और r का प्रोडक्ट है. हमें क्या दे रखा है? प्लैनेट का रो अर्थ के रो से ऐसे रिलेटेड है. राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब देखिए हम लिख सकते हैं सिंपली g प्लैनेट बाय g अर्थ इज इक्वल टू रो प्लैनेट बाय
R planet divided by rho Earth by R Earth. Okay, and we can solve it. Rho planet by rho E times R planet by RE. अब देखिए यहां हमें एक रेशियो दे रखा है और ये भी दे रखा है, सरफेस पे ये दोनों इक्वल है. इफ दे आर इक्वल implies R planet by RE is equal to rho E by rho P. So this will turn out to be rho E by 2 rho E is equal to 1 by 2. Right? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी। वंडरफुल. तो देखिए जब भी ऐसे सवाल आए तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखें, फिर उसके बाद हमें एक फंक्शनल रिलेशन निकालनी है. G and here is some constant we don't care about. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंस. फंक्शनल रिलेशन क्या है? ये है. अब इससे हम निकाल सकते. सबको क्लियर है ये? क्विक मानसी, यस सर। Yes, sir. किसी का डाउट, क्वेश्चन? वंडरफुल. अब देखिए सारे सवाल होंगे आप लोगों से. अब आप इसको ट्राई करें जब तक मैं क्लियरिंग बोर्ड एक्सरसाइज में व्यस्त रहता हूं. अभी हम लोग स्पीड में हैं इसलिए जल्दी जल्दी ट्राई करें. देखिए ये 2008 2009 का सवाल है, ये फिर से रिपीट हुआ है. Right, so the question reads, a planet GP, a planet has acceleration due to gravity on the surface GP, has its mass and radius that is twice that of Earth. यहाँ पे देखिए, mass of planet twice me, radius of planet twice RE. The ratio of GE by GP, GE by GP, ये पूछा गया है. तो हम कैसे करेंगे? हमें आइडिया है G जो होता है GM बाय R स्क्वायर होता है, राइट? और हम इसे सिंपली लिख सकते हैं कि GE क्या होगा? GME बाय RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMP बाय RP स्क्वायर. राइट, रिमूविंग द थिंग्स व्हाट कैन वी कंक्लूड? ये आ जाएगा ME बाय MP का रेशियो टाइम्स RP बाय RE स्क्वायर. अब ये रिलेशन से हमें ये वैल्यूज पता है, अगर हम इनको डाल दें, राइट, तो ये हो गया ME अपॉन 2ME. RP will be 2RE by RE. So this will turn out to be 2 to the power 2 by 2 will be. So the answer is C. अब देखिए कितना सिंपल था.
इसका कंसेप्ट क्या है, इस पे बेस्ड है। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा थ्योरी देख लें विद पर्पस, सारे सवाल ऐसे होंगे। अब देखिएगा, फिर से रिपीटिशन है। ईयर देखिएगा आप लोग, तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट योर नोट इन योर नोटबुक। आप हमेशा नोटबुक लेके बैठें। आप नोट्स बना सकते हैं, आप क्विक चीजें लिख सकते हैं। ओके, देयर वाज अ इंटरप्शन। आप में से कोई कर रहा हो तो प्लीज अवॉइड करें, ये छोटे बच्चों वाले इंटरप्शन होते हैं। Okay, the question reads, calculate the height h above the surface of Earth, where the acceleration due to gravity would be 2.5 meter per second square. Okay, तो देखिए, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगभग अपनी वैल्यू से 1/4 हो रहा है ना? इसलिए हम कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जी इस तरह से डिपेंडेंट है, तो आप देख लीजिए, जो आर है ये क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच, है ना? हमारा जी नॉट क्या था, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, राइट? अब देखिए, इन्होंने बोला है जी नॉट की वैल्यू 10 ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो बेसिकली अगर हम इनको 10 ले लेते हैं, तो जी डैश एट अ हाइट क्या होगा, जी एम ई बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो गया जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर, ये हमारा जी डैश। अब हमें जी डैश क्या दे रखा है, जी डैश इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, राइट? हम इसको इस साइड लाएंगे, तो ये बेसिकली क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर क्या है, 4 के बराबर है, राइट? इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 अपॉन एच बाय आर ई क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। इससे हमारा क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आर ई। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब देखिए, इसमें अगर आपने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, हम जब h बाय आर ई बहुत छोटा होता है, h बाय आर ई इज मच 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 लेस देन 1, तब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए h आर ई के बराबर है, इसलिए जो बच्चा रट के गया होगा अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, वो
इसको गलत ऑप्शन लाएगा और वो ऑप्शन इसमें दिया भी होगा। ओके, ये आपको क्लियर है? कुछ Yes, क्वेरी? sir. वंडरफुल। तो देखिए ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, सवाल का स्क्रीनशॉट लें, सॉल्यूशन का ले सकते हैं आप नोट्स बनाने के लिए। ये सभी सिलेक्टेड सवाल है। ओके, नाउ आई गेट बिजी विथ क्लियरिंग द बोर्ड एक्सरसाइज। आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करें। देखिए आप लोग इस तरह के सवाल 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। Sir, या से इट लाउड। sir, how much questions of gravitation will be left? तेज बोले। Sir, gravitation के कितने questions और गए रहे? देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, हाँ मतलब सर जो हम करने वाले हैं। अभी 25-20 होंगे करीब, बताएं। अच्छा सर कुछ नहीं सर। ओके सर। 10 तो होंगे कम से कम। ओके सर। ओके, सो Yes. अब देखिए ये सवाल रिपीटिशन है, राइट? अब इस सवाल में देखिए दो चीजें होंगी, किसी डेप्थ पे और किसी हाइट पे, दोनों ही जगह हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अगर हम जी लें और आर प्लॉट करें, आर ई पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम, फिर ये डिके हो रहा है, राइट? अभी हमने क्या देखा था, इफ आवर एच बिकम्स, एच जो है ये अगर 0.2 आर ई हो जाए तो यहाँ जस्ट अभी देखा था ये G/4 हो जाता है। G/4 एक बार यहां भी होगा। ओके, दिस वी डोंट नो। ओके, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, h हाइट अबव होगा और h हाइट, सो लेट्स राइट h2 एंड h1। ओके, h1 डेप्थ पे G/4 हो जाए। डेप्थ का क्या था हमारा, G आता था when you take depth, G dash is equal to G m by RE स्क्वायर R by RE, ये आता था क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होता था, है ना? यहाँ पे R क्या होता था, R इज RE माइनस H1। ओके, एट अ डेप्थ। अब देखिए हमें गिवन क्या है, G डैश बाय G नॉट इज 1/4, राइट? ये अगर 1/4 है तो देखिए R बाय RE भी ये हो जाए, राइट? तो इससे क्या पता चलेगा हमें, स्मॉल r जो है ये हो गया RE/4 इज इक्वल टू RE माइनस H1। ओके, तो हमारा H1 क्या आ जाएगा, RE माइनस RE/4। तो ये हो जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा H1 इज इक्वल टू 3RE/4, राइट? तो इतनी डेप्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/4 हो जाता है। और अभी हमने जस्ट फाइंड किया था, राइट? ये तो हो गई डेप्थ की कहानी। हाइट पे क्या होता है, G डैश G0/1 प्लस H/RE, राइट? जस्ट अभी किया था G डैश बाय G0 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/1 प्लस H/RE स्क्वायर। तो हमारा H/RE क्या आया था, इक्वल टू 1। तो ये H क्या था, H2 था हमारा, H2 क्या है, एट अ हाइट
above the surface of earth. So H2 क्या आएगा हमारा Re. तो इसमें है ना at what two distances? So distances क्या होंगे? At what two distances from the center of sphere? Okay, यहाँ पे H नहीं पूछा गया है. देखिए H1 मीन्स ये हो गया एम्प्लॉयज सेंटर से कितना Re/4 पे, राइट और सेंटर से ये कितना हो जाएगा 2Re. राइट तो इसमें ऑप्शन बी सही है. एट द डिस्टेंस 2Re and at a distance Re/4 from the center. ये सही है. ये सभी के लिए क्लियर है? कोई 1 2 3. Yes, sir. Okay, wonderful. Let's move on. Okay, so I just clear the board. Please attempt this problem in your notebook. So the question read, the magnitude of gravitational field at a distance R1 from the center of uniform sphere of radius R and mass m was R, I1 and I2. The ratio I1 by I2. देखिए इसमें R1 क्या दे रखा है? R1 is greater than R. राइट तो हम क्या लिख सकते हैं? हमारा I1 क्या होगा? GM by R1 स्क्वायर. राइट दूसरा क्या दे रखा है? R2 is less than R. हमारा इस समय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा? GM R2 by R क्यूब. राइट हमने यही तो दो फॉर्मूले पढ़े थे ये कंडीशंस के लिए, ये कंडीशन के लिए करस्पॉन्डिंग टू दीज कंडीशंस. अब देखिए इन्होंने ये इन्हीं का रेशियो पूछा है I1 by I2. तो इट इज सिंपल. I1 by I2 इज इक्वल टू R क्यूब by R1 सर स्क्वायर I2 कैसे है? R2. देखिए जब R1 is greater than radius of planet तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है? G is force by mass is equal to GM planet by R square. राइट में दे रखा है R1 लोकेशन पे है
तो यहाँ हम R1 कर देंगे। अब देखिए R2 क्या है, फ्रॉम द सेंटर है लेकिन एक डेप्थ पे है। आप लोगों को याद हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, G का फॉर्मूला क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू R, है ना। ये पार्ट में देखिए G होता है Gm/R², सॉरी R³ इंटू R। अभी तो निकाला था ये रिड्यूस मास करके, राइट। तो हमें क्या है, लॉजिक आना चाहिए, मैं कभी इक्वेशन याद नहीं रखता हूं। तो देखिए ये लीनियर रिलेशन है रेडियस में, सरफेस में मैक्सिमम आती है G0, और ये मैंने बोला था एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला कैसी है, G इज इक्वल टू Gm/R²। देखिए हाइपरबोला क्या होती है, एक्स वाई इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप देखिए, अगर G को हम ये मान लें y टाइम्स x² इज कांस्टेंट, ये दोनों ही हाइपरबोला है। ओके, तो देखिए ये कॉमन सेंस है लाइफ में, ये पता होना चाहिए। ये पार्ट मैंने हाइपरबोलिक बताया था, ये लीनियर बताया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे R2 के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि ये R से कम है। यहाँ क्या है, R इज लेस देन R, यहाँ पे क्या है, R इज ग्रेटर देन R, ये रीजन। तो देखिए ये इस तरह का सवाल वही बच्चे आंसर कर पाएंगे जो इसे लॉजिकली पढ़ेंगे। जो फॉर्मूला रट के जाएंगे वो इन दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। C. ऑप्शन सी, ओके, वेरी वेल। अब देखिए ये फिर से उसी तरह का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो intensity due to a solid sphere। So, they have made this graph inverted, but you can see it's the same graph. जब तक हम अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचते, हमारा ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 से G0 तक बढ़ता है, उसके बाद रिड्यूस होता है। ओके, अब इन्होंने इस प्लॉट में है ना, फील्ड को नीचे की तरफ प्लॉट कर रखा है, जो नीचे का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो ये इसमें कौन सा फिगर ठीक है, देखिए यही ग्राफ है, पहला लीनियर पार्ट है, दूसरा हाइपरबोलिक है। राइट, सो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी, राइट। ये क्लियर है। Yes, sir. ओके, प्लीज चेक दिस। अब देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होगा, वी हैव अर्थ, इट इज रोटेटिंग। अगर कोई बॉडी इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है, अगर कोई बॉडी इक्वेटर पे है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ होगा, है ना, और वेट mg हो जाएगा।
और इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लगेगी, रेडियस ऑफ अर्थ की। अगर वो बॉडी यहाँ पे होगा तो उस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। ओके राइट, जब आप कोई गोल घूमने वाले झूले पे बैठते हैं तभी आपको ये फील होता है ना, अजीब सी फोर्स। तो देखिए इन्होंने जनरल ओपन पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट पोल क्या होगा, एट पोल नो इफेक्ट। एट इक्वेटर विल इंक्रीज। सर इक्वेटर पर डिक्रीज नहीं करेगा? इक्वेटर पे वेट डिक्रीज करेगा। तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, ये अच्छा सवाल नहीं है, बट आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, इक्वेटर पे पूछा गया है। इक्वेटर सर पे अगर क्या किसी है, एंगल पर हो तो भी डिक्रीज करेगा ना? एग्जैक्टली exactly. पोल पे अफेक्ट नहीं होगा कि बाकी सभी जगह डिक्रीज करेगा। ओके सो द आंसर इज बी। C. लेट्स C. मूव ऑन। ओके कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ पल्सार। अब पल्सार क्या होता है, एक ऐसा स्टार होता है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, इज रोटेटिंग विद टाइम पीरियड टी। देखिए टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज 2π/ω, ये दे रखा है। राइट, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ पल्सार। लेट्स कैलकुलेट एट द इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कहाँ पे है। इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, वेट विल बी gm, वेट बाय मास, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा gm/r² माइनस, है ना, हम लोग सिंपली लिखते हैं वेट क्या होता, ये होता न्यूटन्स फोर्स माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये सभी को हम m से डिवाइड कर देंगे, ये सभी को m से डिवाइड, तो हमारा g डैश क्या आ जाएगा, gm/r² माइनस ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह वो ओमेगा स्क्वायर की जगह 4π² अगर हम ये वैल्यूज प्लग इन कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट द वैल्यू बिकॉज इट इज रियली इजी। ओके अब देखिए ये इस तरह का लास्ट सवाल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब आप बहुत गौर से देखें, ये देखिए पिछले साल ही आया है, और जब मैंने क्लास शुरू की थी तब जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे थे उसमें ये चीजें थी। अब देखिए इसमें क्या 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 पूछा गया है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1/g2 on the surface of two planets is this, g1/g2 is 5/2, densities are ρ1/ρ2 is equal to 2/1, the ratio of escape velocities, okay। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या है, हमें इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए है
राइट, कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? GME m बाय G मास ऑफ प्लैनेट बाय ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इससे हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या आती है? √2gm। ओके, √2gm बाय r। राइट, और हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इसका हमें फंक्शनल फार्मूला मालूम है। g होता है gm/r²। राइट, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। अभी हमने एक और फाइंड किया था, g क्या होता है? सम कांस्टेंट टाइम्स रो इनटू r, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इनटू r। ये भी फाइंड किया था ना फंक्शनल रिलेशन। अगर हम मास को रो इनटू v कर दें तो ये आ जाएगा। ओके, अब इतना सब नोन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2r इंटू जी। gm/r क्या हो जाएगा? r इंटू जी। gm/r, देखिए ये बहुत ही क्लियर है ना। gm/r को हम क्या लिख सकते हैं? r इंटू जी। ओके, अब हमें मालूम है g का रिलेशन, तो हम एस्केप वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? इज इक्वल टू √2r। अब देखिए हमें डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए। डेंसिटी, ओके नहीं, हमें है ना जी दे रखा है। ओके, ओके, हमें G1/G2 दे रखा है। ओके, हमें R हटाना है। तो देखिए ये एक रिलेशन होता है, तो इससे R क्या आ जाएगा? G बाय सम कांस्टेंट इनटू रो। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेडियस को यहां से एलिमिनेट करते हैं। राइट, और यहाँ पे G है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस G² बाय रो। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी। राइट, तो हमें इसे फंक्शनल रिलेशन क्या मालूम है? एस्केप वेलोसिटी v escape इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g बाय स्क्वायर रूट रो। राइट, g बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट रो के है। तो हमारा v1/v2 क्या हो जाएगा? v1/v2 हो जाएगा g1/g2, और ये स्क्वायर रूट रो1 स्क्वायर रूट रो2। तो ये रेशियो आ जाएगा, g1/g2 हमें मालूम है 5/2, और रो1/रो2 कितना है? तो ये आ जाएगा 5/2√2। तो हमारा आंसर क्या है? v1/v2 इज इक्वल टू 5/2√2। ये सभी को क्लियर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो आपकी केमिस्ट्री क्लास शुरू होने से पहले, देखिए ये बच्चे गायब क्यों हो गए? अब देखिए आपके पास 1 महीना है ना? तो आप लोग, मैं आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, फिर भी बच्चे भाग जाते हैं। इट्स रियली नॉट गुड। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये सवाल बदल गए हैं।
इनमें देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रहा है। ओके, तो सर अब थोड़ा देखिए इन पीछे कर सवालों दीजिए के स्क्रीनशॉट माध्यम लेने से, के लिए। सॉरी थोड़ा पीछे कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। प्लीज बोले फिर से, सर वो क्या कह बोल रहे हैं रहे थे? स्क्रीनशॉट लेना है उसे। अरे सॉरी, देखिए कुछ चीजें मिट गई हैं, लेकिन अब आप फिगर आउट कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन थी जो हमने एस्टेब्लिश की, क्योंकि ये सवाल में पूछा गया था और उसके बाद हमने वैल्यूज डाल दी। आप स्क्रीनशॉट ले लें। शैल वी मूव ऑन? यस सर। यस ओके, सर। देखिए जो पेशेंट रहेगा, है ना, अभी आपका 1 महीने का समय है, आप बिल्कुल जान लगा दें। क्या होता है, लाइफ में रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन पढ़े। देखिए अब सारे सवाल आएंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ग्रेविटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट रिजल्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालते हैं, जो मैंने जस्ट अभी किया था, कि हम इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें कि चीज एस्केप हो जाए। एस्केप करने के लिए उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी से वो बाउंड है, हम उसको फ्री करना चाहते हैं, राइट? वंडरफुल। नाउ लेट अस फोकस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और escape velocity concept. Escape velocity of a projectile is this: a body is projected out with thrice this speed. What will be the speed of body far away from Earth? Ignore the presence of other planets, sun, etc. अब देखिए ये क्वेश्चन रिसेंटली आया 2023 में, ये क्वेश्चन फिर दोबारा आया है। ओके, इसमें देखिए क्या हो रहा है। एस्केप वेलोसिटी में हम क्या करते थे, हाफ mv², हम इतनी काइनेटिक एनर्जी देते थे जितना कि उस प्लैनेट की सरफेस पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी, है ना, क्योंकि इस एनर्जी से वो बाउंड है, इतनी एनर्जी हम दे देंगे, फ्री हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इस सवाल में इन्होंने क्या पूछा है, कि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी इससे भी ज्यादा दे दी है। तो क्या होगा, फाइनली मान लेते हैं हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की। ओके, जब वो इंटरस्टेलर स्पेस या फार अवे फ्रॉम अर्थ है, राइट? है ना, ये किससे आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी vi² माइनस हाफ m v escape², राइट? इतनी ही तो बचेगी लेफ्ट ओवर, राइट? अब हमें ये दे तो यहाँ रखी पे है, फार अवे का मतलब है कि वो एस्केप वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। देखिए उन्होंने vi इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी है, 3 टाइम्स v 3 escape दे दी है, राइट? इनिशियली इतनी काइनेटिक एनर्जी दी, इतनी काइनेटिक एनर्जी उसे स्पेस जाने में लग गई, अर्थ को एस्केप करने में, तो बचेगी तो ये ना, राइट? अब हम इसको यहीं लिख लेते हैं, हाफ m
3v escape, तो ये हो जाएगा 9v escape माइनस m/2v escape स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, m/2 8v escape, राइट। अगर हम इसे और अच्छे से लिखें तो 8 क्या होता है, 8 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 2√2, राइट। हमें ये पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स 2√2v escape, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारी बची हुई वेलोसिटी 2√2v escape के बराबर है, तो vf क्या हो जाएगी, ये vf मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2√2, तो 1.414 इंटू 2 इंटू v escape, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 22.2 इंटू 1.414, so this will be somewhere around 31.7 किलोमीटर पर सेकंड, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। दिस इज क्लियर, ये क्लियर है आपको, यस सर। ओके। अब आप देख लीजिए, ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। देखिए 2005 और 2006 के सेशन में आया था, the escape velocity of projectile is this, is projected thrice this speed, so it is projected thrice this speed, right। हम escape velocity कैसे रिलेट कर रहे थे कि इतनी एनर्जी हमको चाहिए ताकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस कर दें। अब हमारी लेफ्ट ओवर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगेन इनिशियल माइनस जो एस्केप करने में लगी, और वो आ जाएगी 8v एस्केप स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 31.6, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्विक क्विक क्विक, क्लियर। वंडरफुल। तो देखिए रिपीटिशन भी हो रहा है, एग्जैक्ट रिपीटिशन। नाउ थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, अब ये देखिए 2023 में पिछले साल फिर से रिपीट हुआ है। अब ये तो हमने केवल ग्रेविटेशन का एनालाइज किया है, अगर आप सारे टॉपिक्स को देखेंगे तो ये तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है। ये है ना, काफी बार रिपीट हो रही है चीजें। तो अगर आपके पास एक महीना बाकी है और आपको बढ़िया से करना है तो PYQ। So the question reads, a rocket is fired with a speed v is equal to root gr times 2। अब देखिए हम g की वैल्यू अगर इसमें लिखें तो क्या हो जाएगा, रूट gm/r² into r। So it is fired with, ये 2 भी अंदर ले जाएं तो अंदर क्या आ जाएगा, 4gm/r, राइट। अब अगर हम इसको एस्केप वेलोसिटी के टर्म से लिखें तो ये क्या हो गया,
√2 times √2 gm by r। ये क्या होता है? हमारी escape velocity। तो ये है √2 v escape। ओके, सो v initial is given as, ये इससे प्रोजेक्ट किया गया है, राइट? अगर कोई रॉकेट इससे प्रोजेक्ट किया गया है नियर द अर्थ एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, इट्स स्पीड इन द इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस मींस ये फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा। मींस जो v फाइनल है, mv फाइनल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mv escape स्क्वायर बाय 2, राइट? तो देखिए ये फिर से सवाल रिपीट हुआ है। थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ पे इसके वेलोसिटी से √2 टाइम्स दे दी है। ओके, तो इंटरस्टेलर में क्या होगा, यहाँ √2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा m, राइट, √2 v escape स्क्वायर बाय 2 माइनस m v escape स्क्वायर बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं m/2 v escape स्क्वायर √2 माइनस 1। सॉरी, √2 माइनस √2 का स्क्वायर, ओके, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m v escape स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v फाइनल इज इक्वल टू v escape। इसका मतलब क्या है, हमारी v escape क्या थी, √gr, v फाइनल इज √g। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये क्या आ जाएगी, ऑप्शन GR ए। नहीं होगा, क्या? √2 GR नहीं होगा। यस सर, √2 होगा ना। एक सेकेंड, यस यू आर राइट, तो √2 gr, यस, सॉरी, वेरी गुड। तो दिस शोज यू आर एक्टिव, राइट? आप लोग एब्सेंट माइंडेड नहीं है। वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेट। इसके वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, ये होती है इसके वेलोसिटी, सो ये हो जाएगी 2g। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर द करेक्शन। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सवाल है। Okay, now this question has also come up in JEE Advanced. Okay, लेकिन डरने की बात नहीं है। Okay, आप गौर से क्वेश्चन को देखें। Okay, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हर सवाल होगा। देखिए ये सवाल पुराना JEE एडवांस का, जो कि आपके AMU के एग्जाम में आया। Okay, ठीक है, so the क्लास question स्टार्ट होने वाली है। reads, if E be the energy required to raise a satellite to a height h above the surface of Earth, if E dash be to put in the same satellite into orbit at that height। देखिए दो चीजें हैं,
पहली चीज कि अगर ये अर्थ है, इसके सरफेस से h हाइट तक हमें एक बॉडी को भेजना है। दूसरी चीज है कि इस हाइट पे हमें किसी चीज को ऑर्बिट कराना है, राइट। तो ऑर्बिट कराने के लिए क्या नेसेसरी होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mv² बाय r, राइट। तो हमें इससे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाती है, जो भी आती हो, है ना, निकाल सकते हैं। mv² बाय r इज इक्वल टू gm, ये r क्या होगा, re प्लस h। राइट, तो ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू रूट gm बाय re प्लस h, राइट। अब अगर हमें कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्बिट में भेजने के लिए हमें इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी क्या होती है? ई डैश गिवन है, ई डैश क्या होगी, जी एम एम बाय माइनस आर ई प्लस एच, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा हमें प्लस काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, वो कितनी होगी, हाफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर, राइट। अगर हम ई डैश लिखें तो ई डैश क्या आएगी हमारी, देखिए यहां से देखें हम, सर ये पोटेंशियल में आपने नेगेटिव क्यों लगाया है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, राइट। हमें साइन के साथ मालूम होना चाहिए। अगर कोई सैटेलाइट h हाइट पे है तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या होगी इस ऑर्बिट की, ई डैश। हम इसको अभी ऑर्बिट की एनर्जी लिख लेते हैं, ओके। ऑर्बिटल एनर्जी, ई डैश नहीं, ई ऑर्बिटल। अब देखिए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर क्या आ जाता हमारा, जी एम एम बाय आर ई प्लस एच बाय 2। तो देखिए ये जो है इसका आधा है, तो है ना, ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, जी एम एम बाय 2 आर ई प्लस एच, राइट। ऑर्बिट में एनर्जी इतनी है, अर्थ के सरफेस पे उस सैटेलाइट की एनर्जी क्या है, अर्थ के सरफेस पे है -gm। सर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है। आर, राइट। अगर हमें किसी चीज को ऑर्बिट में भेजना है ना, ऑर्बिट में वो घूमे भी, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ई डैश एनर्जी दे रखी है इन्होंने, ई डैश क्या दे रखी है, ई डैश इज इक्वल टू ई सरफेस, सॉरी, ई ऑर्बिट माइनस ई सरफेस। देखिए टोटल एनर्जी सरफेस पे है, इतनी तो है ही उसके पास। अगर हम ई डैश उसको दें जो कि डिफरेंस है, तभी वो ऑर्बिट करेगी ना, राइट। तो इसका मतलब है जी एम एम बाय आर ई माइनस जी एम एम बाय 2 आर ई प्लस एच।
तो इस क्वेश्चन में जो ई डैश है वो ये है, राइट। अब देखिए बहुत जल्दी से, अगर आपको h हाइट पे भेजना है किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या करना होगा? आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जो यहाँ और यहाँ की टोटल एनर्जी में डिफरेंस है। सर ये लास्ट या स्टेप बता दीजिए। देखिए ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, ई ऑर्बिट, ऑर्बिट की एनर्जी होती है -Gm/2 ये चीज आप बोर ऑर्बिट में भी देखेंगे। जो बोर ऑर्बिट होता है उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो देखिए ऑर्बिट की एनर्जी है, अर्थ के सरफेस पे ये एनर्जी है। तो इनका जो डिफरेंस है यही तो हमको देना पड़ेगा किसी को सैटेलाइट बनाने के लिए। सपोज मैं ये पेन को सैटेलाइट बनाना चाह रहा हूँ, ओके, एट अ हाइट h। तो मुझे अर्थ पे इसकी टोटल एनर्जी पता है इतनी है, ऑर्बिट में इतनी है, तो उनका जो डिफरेंस आएगा मुझे इतनी देनी पड़ेगी। तो तो ई इस नॉट में क्वेश्चन से में नहीं जो ई माने? डैश है वो ये है। अब देखिए ई क्या है, ई बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट। अगर मैं ये पेन को, है ना, ई एनर्जी दूं तो ये यहां तक बस पहुंच जाए, ओके। पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी एट हाइट h क्या होगा? -Gm/r/e+h, राइट। ये है, अर्थ पे मेरी ये है। तो ई क्या आ जाएगी मेरी? ई आ जाएगी Gm/r/e -Gm/r/e+h। तो देखिए इन्होंने ये दोनों एनर्जी दे रखी है और ये हमने दोनों एनर्जी निकाल ली है। एनर्जी एट हाइट h, एनर्जी एट सरफेस, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये ई आ जाएगा, राइट। ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमें पूछा क्या गया है? अब इन दोनों में रिलेशंस पूछे गए हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्विकली इनके एक्सप्रेशन को लिख लें। तो हमारा ई क्या हो जाएगा? Gm/r/e into re+h, ये आ जाएगा h, राइट। इसको हम लिख पाएंगे Gm/re² अपॉन 1+h/re। अब ये हमें पता था, ये जो ई है ये हो जाएगा नो सॉरी, यहाँ पे एम भी है, स्मॉल एम। तो mg तो देखिए ये g हो गया, ये mg/1+h/re, ये हो गया हमारा e। तो देखिए ई कहीं पे दिख रहा है इस जैसा? यहां दिख रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी हम और भी चीजें देख लेते हैं। ई डैश क्या दिखेगा हमारा? ई डैश, ई डैश देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 फिर re आर प्लस तो है एच, नहीं ऊपर। और ये आर ई और जी एम एम। अब देखिए ये 2 re है
तो आर ई प्लस टू एच आ जाए, आर ई प्लस टू। ओके, तो हमारा ई डैश क्या आना चाहिए? इसमें देखिए E इज इक्वल टू एम जी एच सही नहीं है। सर डी जो हम ऑप्शन में E इज आर इक्वल टू आर एम भी जी दिया एच हुआ लेते है। थे, एनर्जी एट हाइट h लेते थे, एम जी एच वो 9th क्लास में लेते थे जब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाई गई थी। ओके, अभी बहुत गौर से देखते हैं एक बार फिर से। देखिए ई डैश क्या आएगा हमारा? ई डैश आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर हम ले लें जी एम बाय आर ई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच बाय आर ई यहां हो जाएगा, और ये आर ई प्लस एच, आर ई प्लस टू एच। ओके, अभी बहुत गौर से देखिएगा, इससे हमारा क्या आ जाएगा? इंटू एम रहेगा, यहाँ पे एम भी था। देखिए इसका एम, स्मॉल एम भी है ना एक, तो ई डैश क्या हो जाएगा? एम जी आर ई प्लस टू एच बाय 2 1 प्लस एच बाय आर ई। ओके, तो हमारा देखिए ई डैश ये आया है, ई ये आया है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे ओके, तो है ना, आज के लिए हम यहीं तक फोकस रखते हैं। सर ये सी वाले ऑप्शन में ई डैश तो अलग लग रहा है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, सॉरी, यहाँ मैं एक एच भूल गया था, सॉरी। ओके, ये देखिए जी एम एम बाय आर ई स्क्वायर यहाँ लिख लिया, तो ये जी हो गया एम जी, एम जी एच है, एम जी एच। तो देखिए ये गौर कीजिएगा, हमें क्या आ गया है? E इज इक्वल टू एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर ई आ गया। ओके, ई ये है। अब देखिए ये इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए, एक्चुअली ऑप्शन बी सही दिख रहा है इस हिसाब से, क्योंकि देखिए आप ई डैश को क्या लिख सकते हैं? मैं ई डैश लिखूंगा फिर से,
ई डैश में mg, ये h को इग्नोर कर दें, re आ जाएगा। नीचे 1 प्लस h बाय re रख लें। ये वाले में यहाँ h अगर इग्नोर कर दें तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा। राइट, लेट मी मूव द थिंग। अगर देखिए इसमें ये 2h इग्नोर कर दें तो ये आ जाएगा, और इसमें से अगर ये नीचे वाला इग्नोर कर दें तो ऑप्शन बी आ जाएगा। इसलिए ये अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो एएमयू वाले ने ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिया है। ओके, पर किया ऐसे ही जाएगा कि आपको अगर किसी ऑर्बिट में भेजना है तो एनर्जी इन द ऑर्बिट डिवाइडेड और एनर्जी ऑन द सरफेस, इनका डिफरेंस निकालना होगा। अगर आपको h हाइट पे भेजना है तो आपको एनर्जी एट h हाइट माइनस एनर्जी ऑन द सरफेस लेना होगा। ओके, ये चीज क्लियर है? सचिन शर्मा, यस सर। गाजिया, यस सर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये सवाल को, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। सर ले लिया। ओके, वेरी गुड। क्या है, ये सवाल में इन्होंने थोड़ा अच्छे से नहीं किया है। सर अब अभी हमारी आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सर, ले लिया। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये सही आएगा। तो देखिए बी ऑप्शन में इन्होंने नीचे एच को इग्नोर कर दिया है और ये ऊपर 2h को इग्नोर कर दिया है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ई भी सी भी सही नहीं है, और ये पहला तो ए तो है ही नहीं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई विल कैच यू टुमारो, और थोड़े से और सवाल बचे हैं, वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, इज दिस सर क्लियर? कल भी 3:30 बजे होगी क्या क्लास? हम लोग है ना 3:30 बजे ही रखेंगे ये क्लास, ओके सर, ओके सर। है ना। आज हम लोग थोड़ा हाफ एन आवर डिले हो गए, नहीं तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते थे। अभी शायद 4-6 और क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। ओके सर, हमारी कंजर्वेशन क्लास ऑफ, स्टार्ट हो चुकी है केमिस्ट्री की सर, हम जा रहे हैं। ओके, सर, प्लीज मूव अहेड। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन। थैंक यू। थैंक यू सर। I catch you next class.